नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है म्यांमार के बारे में। क्यों है ये सुर्खियों में? सबसे पहले सुर्खियों की बात करें तो म्यांमार की आर्मी जिसका नाम है अराकान, इस आर्मी के द्वारा बांग्लादेश की सीमा पर 271 किलोमीटर की बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर कब्जा कर लिया गया है। इस वजह से ये सुर्खियों में बना हुआ है। इस मुद्दे को हम डिटेल से समझेंगे। देखो, मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा कि ये न्यूज़ में क्यों है। म्यांमार की आर्मी है जिसका नाम है अराकान आर्मी, इसने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की जो सीमा है इस पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से ये सुर्खियों में है। इस जो पूरा आर्टिकल है इसमें हम किस किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भारत का क्या एंगल है और भारत का स्टैंड क्या है, भारत के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा, मतलब भारत के लिए बेनिफिट है या नुकसानदायक है। चाइना का क्या एंगल है इस पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्या चल रहा है म्यांमार में और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, और आईआर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आर्टिकल की ओर। आर्टिकल में जाने से पहले एक बार है ना, आप म्यांमार की पूरी लोकेशन को समझ लो। ये है बाउंड्री, ये पूरा जो देश है ये म्यांमार है। ठीक है, जिसे आप बर्मा के नाम से भी जानते हो, ये म्यांमार है। ये क्या है? म्यांमार का ही एक प्रोविंस है, राज्य है, रखाइन प्रोविंस कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। रखाइन, इसको याद रखना, ये है रखाइन प्रोविंस। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना, रखाइन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये जो है ना कोक्स बाजार, ये बांग्लादेश का है। ठीक है, ये बांग्लादेश का है, ये भी अभी न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों है इसको भी हम आगे देखेंगे। ये रहा देश बांग्लादेश है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है। लोकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चारों देश हैं वो अभी सुर्खियाँ बटोरेंगे। इस आर्टिकल में इन चारों देशों का जिक्र हुआ है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो सबसे ज़्यादा रिलीजन है, जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या है, वो है बुद्धिज़्म। जैसे हमारे इंडिया में क्या है इंडिया में हिंदुज़्म है, वैसे बांग्लादेश में है बुद्धिज़्म। ये रखाइन प्रोविंस है, यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, बाकी अलग और भी रिलीजन है, लेकिन दोनों के बीच में तकरार हो गई। बाकी सब और भी रिलीजन है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म है और रोहिंग्या मुस्लिम ज़्यादातर रहते हैं। वो रोहिंग्या, ये रखाइन प्रोविंस है, यहाँ पे रहते हैं। रखाइन प्रोविंस से एक एथनिक ग्रुप है, ठीक है, एक जनजाति ग्रुप है जिसका नाम है अराकान। इन लोगों ने अपनी एक आर्मी बना दी है। इस आर्मी को अराकान आर्मी कहा जाता है। अब ये जो अराकान आर्मी है ना, ये रखाइन प्रोविंस को स्वतंत्र प्रोविंस या स्वतंत्र देश बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और ये लड़ाई किससे लड़ रही है? ये म्यांमार की आर्मी से लड़ रही है, ये रोहिंग्या से लड़ रही है, और ये बांग्लादेश की आर्मी से भी लड़ रही है। ये तीन जनों से लड़ रही है। कौन सी आर्मी लड़ रही है तीन जनों से? अराकान आर्मी। अराकान आर्मी कहाँ की है? ये रखाइन प्रोविंस की है। ये क्यों लड़ रही है? ये रखाइन प्रोविंस को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए लड़ रही है। किसके से लड़ रही है? जो मैन म्यांमार है उसकी आर्मी से, रोहिंग्या से लड़ रही है, और बांग्लादेश की आर्मी से लड़ रही है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। म्यांमार में पहले थी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को आर्मी के द्वारा तख्ता पलट करके हटा दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर आर्मी का रूल स्थापित हो गया। अभी यहाँ पे आर्मी रूल कर रही है। जब से म्यांमार में आर्मी रूल करने लगी है, तब से म्यांमार और चाइना के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हो गए। चाइना ने म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। म्यांमार में सबसे ज़्यादा जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो भी म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में है। रखाइन प्रोविंस में जो चाइना है उसने काफ़ी बड़ी संख्या में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये जो रीजन है ना, यहाँ पे संसाधन भी काफ़ी बड़ी संख्या में मिलते हैं। काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और चाइना इस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, यहाँ से संसाधनों को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए चाइना ने यहाँ पे बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। भारत और म्यांमार के बारे में बात करें तो देखो, जब से भारत है ना, म्यांमार में यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तब तक तो भारत का म्यांमार के साथ में संबंध अच्छे थे। बट ये इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चुनी हुई सरकार थी। इसके तख्ता पलट होने के बाद में जब से आर्मी का रूल लगा है, तो भारत और म्यांमार के बीच में संबंध है वो धीरे धीरे कम हो गए थे। बट भारत को आखिर में रियलाइज हुआ कि देखो, यहाँ पर तो सरकार रहेगी, चाहे आर्मी की रहे चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे, हमें तो म्यांमार के साथ में संबंध अच्छे करने हैं, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में है।
एक एग्जाम्पल से लिए देख लो, अफगानिस्तान है ना, वहाँ पर अभी किसकी सरकार है? वहाँ पर तालिबान की सरकार है। जब से तालिबान की सरकार आई है ना, तब से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कमज़ोर थे। बट भारत को पता चला कि यहाँ पे तो आखिरकार तालिबान की ही सरकार रहनी है, तो धीरे धीरे भारत ने तालिबान के साथ में भी अपने रिश्ते नॉर्मलाइज किए, रिश्तों में सुधार किया। वैसे ही भारत चाहता है कि म्यांमार में तो अभी आर्मी रूल है, तो आर्मी के साथ में रिश्ते अच्छे किया जाए। इसलिए भारत ने क्या कोशिश की, भारत का एक प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इसका नाम है कल्लादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे ये भारत का पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट, यहाँ से होते हुए एक रूट डेवलप किया जाएगा। इसमें जो म्यांमार का सितवे पोर्ट है, ये कोलकाता पोर्ट से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक एक सी रूट डेवलप किया जाएगा। इस सितवे पोर्ट से होते हुए एक रिवर जाती है, कौन सी ये रिवर है? ये रिवर है कल्लादान रिवर, ठीक है। तो ये कल्लादान रिवर से होते हुए ये जाएगा मणिपुर में। यहाँ से क्या हाईवे डेवलप किया जाएगा, पहले सी रूट है, फिर रिवर रूट है, फिर हाईवे डेवलप किया जाएगा, उसके बाद में ट्रेन रूट भी डेवलप किया जा सकता है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए भारत एक अलग से रूट डेवलप कर रहा है, जिसे कल्लादान मल्टी मॉडल रूट भी कहा जा रहा है, या कल्लादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब भारत है वो ये क्यों डेवलप कर रहा है? देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में है ना, कोई भी देश न तो परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन होता है। ये बांग्लादेश के साथ में अभी तो भारत के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन जब से वहां पर शेख हसीना की सरकार है वो हटी है, जब से आर्मी रूल वहां पे लगा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में खटास देखने को मिली है। भारत और बांग्लादेश के संबंध है उनमें कड़वाहट देखने को मिली है। आपने देखा भी होगा कि बांग्लादेश में जो हिंदू है उन पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, और भारत सरकार के द्वारा समय समय पर इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाती है, ठीक है। इसके लिए भारत को महसूस होता है, या किसी भी देश को है, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी देश परमानेंट ना तो दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। भारत को ये बात पता थी, तो भारत चाहता है कि हम है ना नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ओनली बांग्लादेश पे निर्भर न रहे, इसके लिए एक अलग से रूट तैयार करने की आवश्यकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने म्यांमार से होते हुए ये एक कल्लादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो इसके थ्रू भारत नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। अब भारत और म्यांमार के वर्तमान रिश्ते कैसे हैं? तो भारत और म्यांमार के वर्तमान रिश्ते हैं वो ठीक है। भारत है वो म्यांमार की आर्मी के साथ वार्तालाप कर रही है, उनके साथ बातचीत चल रही है, और रिश्ते हैं वो ठीक है, बेहतर है रिश्ते, ठीक है। चाइना के रिश्ते कैसे हैं म्यांमार के साथ में? चाइना के रिश्ते भी म्यांमार के साथ में बेहतर है, क्योंकि चाइना ने म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसलिए चाइना नहीं चाहता है कि म्यांमार के साथ में रिश्ते खराब हो। ये मुद्दा आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं असली मुद्दे की, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। देखो, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये है रखाइन प्रोविंस, ये है कोक्स बाजार, ये है बांग्लादेश का, ये है म्यांमार का। यहाँ पे आर्मी कौन सी थी? अराकान आर्मी। ये किसकी आर्मी है? ये है रखाइन प्रोविंस की आर्मी है, जो रखाइन प्रोविंस की स्वायत्तता के लिए लड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थी? रोहिंग्याज थी। रोहिंग्याज को भगा दिया गया। किसने भगाया? अराकान आर्मी ने। म्यांमार की जो ऑफिशियल आर्मी उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। इन सब ने मिलकर रोहिंग्याज को यहाँ से भगा दिया, और रोहिंग्याज यहाँ से भागकर यहाँ चले गए। ये जो कोक्स बाजार है ना, ये बांग्लादेश का एक एरिया, यहाँ पर 7 लाख रोहिंग्याज भाग के चले गए। म्यांमार इस जो बांग्लादेश है ना, वो यूएन में गया इसके खिलाफ। यूएन में जाके बांग्लादेश में कहा कि देखो, हमारे पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम रोहिंग्याज को शरण दे सके, हमारे पास में इतने पैसे नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है कि हम रोहिंग्याज को यहाँ पे हमारे पास में रखें। आप म्यांमार को समझाओ, कुछ भी करो, रोहिंग्याज को वो वापस भेजने की हमारी मदद करो, ठीक है। अगर आप मदद नहीं करते हो, जब तक रोहिंग्याज वापस अपने देश में नहीं जाते, तब तक हमारी हेल्प करो, ताकि हम इनको खाना प्रोवाइड करवा सके। ये बांग्लादेश का कहना है। अब बांग्लादेश चाहता है कि रोहिंग्याज यहाँ से वापस म्यांमार में चले जाए। अराकान आर्मी है वो नहीं चाहती कि रोहिंग्याज वापस आए, और म्यांमार की आर्मी है वो भी नहीं चाहती है कि ये वापस आए म्यांमार में, ठीक है। अब ये तो मुद्दा है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। ये जो अराकान आर्मी है ना, इसकी म्यांमार की आर्मी के साथ भी नहीं बनती है। म्यांमार की जो ऑफिशियल आर्मी है ना, वहाँ की BGD, बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस, बीजेपी नहीं है, ठीक है, बीजेपी नहीं है, बॉर्डर सिक्योर गार्ड पुलिस, इसका नाम है BGD, बॉर्डर गार्ड पुलिस। ये इसकी ऑफिशियल आर्मी है। इनकी और ये जो अराकान आर्मी, इनकी भी आपस में फाइट होती है, और अभी इनके बीच में फाइट हुई ना,
ये बीजीडी जो कि ऑफिशियल आर्मी है, और ये अराकान आर्मी जो कि रखाइन प्रोविंस की आर्मी। इसमें जो ये आर्मी है ना, अराकान आर्मी, ये जीत चुकी है। तो इसने जीत के क्या किया, ये जो बांग्लादेश की सीमा थी इस पर तो कब्जा किया ही किया, और ये पूरा रखाइन प्रोविंस था इस पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो अभी म्यांमार की जो आर्मी है वो बैकफुट पे आ गई है, क्योंकि उसे हार का सामना करना पड़ा है और ये बैकफुट पे आ गई है। इसका म्यांमार में भी असर देखने को मिला है, क्योंकि म्यांमार में जब से ये जो तख्ता पलट हुआ है तब से लोगों की लहर है वो इस आर्मी रूल के खिलाफ है। लोग नहीं चाहते हैं कि आर्मी का यहाँ पे शासन हो। लोग जो लोकतंत्र सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी, उसके पक्ष में थी। बट धीरे धीरे ये माहौल ठंडा हुआ था, बट वापस जो अभी माहौल है ना वो ये जो आर्मी है इसके खिलाफ बनने लगा है। यहाँ की जो आर्मी है ना, कौन सी, जी बीजीडी, बॉर्डर गार्ड पुलिस है, इसके खिलाफ हो गई है। अभी अराकान आर्मी ने जैसे इनको हराया तो ये मामला और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इससे जो यहाँ की जो अभी आर्मी है जिसका रूल चल रहा है वो बैकफुट पे आ गई है। ऐसा मामला देखने को मिल सकता है कि म्यांमार में फिर से एक बार तख्ता पलट हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट की सरकार बन सकती है, ये भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साथ साथ में एक चीज़ और यहाँ पे इस पूरे एरिया में देखने को मिल रही है। वो क्या चीज़ देखने को मिल रही है, इसमें बांग्लादेश है वो भारत पे आरोप लगा रहा है कि भारत है वो अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। इसके सपोर्ट से भारत चाहता है कि ये आर्मी है, म्यांमार की जो आर्मी है, वो बांग्लादेश पे कब्जा कर ले और बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दे। बांग्लादेश भारत पे आरोप लगा रहा है कि भारत अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अराकान आर्मी का यहाँ पे कब्जा है। तो अराकान आर्मी बांग्लादेश पे कब्जा कर ले या बांग्लादेश पे अटैक कर ले, जिससे क्या हो, बांग्लादेश की जो अभी की सरकार है उसकी कमज़ोर हो जाए, उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाए। उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाने से वहाँ पे तख्ता पलट हो जाए और वापस शेख हसीना की सरकार बन जाए। इस प्रकार का आरोप है वो बांग्लादेश है वो भारत पे लगा रहा है। ठीक है, अब बांग्लादेश है इसमें अकेला पड़ गया। कैसे अकेला पड़ गया, बांग्लादेश भारत के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि वो भारत पे आरोप लगा रहा है। बांग्लादेश को चाइना से उम्मीद थी, पर वो चाइना के पास जाएगा ना, तो चाइना के इंटरेस्ट है ना वो बांग्लादेश में ज़्यादा है नहीं। ठीक है, बांग्लादेश में ना तो कोई रिसोर्सेस है और वहाँ पे वैसे भी अभी स्थिति सही नहीं बन रही। और चाइना ऑलरेडी म्यांमार में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना कभी नहीं चाहता कि हमारे है वो म्यांमार से रिश्ते खराब हो। चाइना हमेशा चाहेगा कि म्यांमार से उसके रिश्ते अच्छे हो। अगर वो बांग्लादेश के चक्कर में म्यांमार से रिश्ते खराब करेगा तो वो चाइना के लिए ही नुकसानदायक हो सकते हैं। तो बांग्लादेश से अभी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वैसी स्थिति है वो बांग्लादेश की हो चुकी है। भारत ने पहले से हाथ खींच लिए थे और चाइना ने भी अब हाथ खींच लिए। म्यांमार इधर से इसमें घुसे जा रहा है, कभी भी हो सकता है म्यांमार इससे अटैक करके इसकी बाउंड्री पे भी कब्जा कर सकता है। वैसे वहाँ की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है और वहाँ पे अभी ऑलरेडी क्राइसिस चल ही रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हो चुकी है बांग्लादेश की। तो हम पहले बात कर रहे थे ना इसमें भारत के क्या इंटरेस्ट है। भारत के लिए देखो अच्छी बात तो यही है कि यहाँ पे जो शांति है वो स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, दोनों जगह बांग्लादेश में और म्यांमार में इलेक्टेड गवर्नमेंट की ही सरकार होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो शेख हसीना की सरकार थी वो भारत के लिए अच्छी थी, और यहाँ पे भी सीकू मून जो थे ना उनकी सरकार भारत के लिए अच्छी थी। तो वैसी स्थिति कायम करने की भारत पक्ष में है। तो ये पूरा मुद्दा था। तो ये म्यांमार है, ये सितवे पोर्ट है, ठीक है, ये रखाइन प्रोविंस है, कोक बाजार है, ये बांग्लादेश का है चितगोंग, ये ढाका बांग्लादेश की कैपिटल। तो पूरी स्थिति हम इससे समझ चुके हैं। आपको अच्छे से आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही पूरा यहाँ पे बात की गई थी, पूरा डिस्कशन यही था और यहाँ पे यही लिखा गया। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। आपको अच्छे से आर्टिकल समझ में आ गया होगा, क्या असर देखने को मिल सकता, सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है म्यूल हंटर टूल के बारे में। म्यूल हंटर टूल क्या है? म्यूल हंटर टूल एआई टूल है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो कुछ दिन पहले भी हमें वो इसको डिस्कस कर चुके थे। क्यों सुर्खियों में है? सुर्खियों में इस वजह से है कि आरबीआई के द्वारा एआई टूल जिसका नाम है म्यूल हंटर, इसकी वजह से जो ये डिजिटल फ्रॉड होते हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे ये म्यूल हंटर क्या होता है और कौन से डिजिटल फ्रॉड को रोकने के बारे में आरबीआई बात करती है। सबसे पहले आप म्यूल अकाउंट के बारे में जान लो। म्यूल अकाउंट क्या होते हैं? म्यूल अकाउंट यानी कि म्यूल का मतलब होता है खच्चर, खच्चर अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो भी आपके बैंक अकाउंट होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ऐसे बैंक अकाउंट जिसमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शन 1 या 2 साल में मुश्किल से 1 या 2 ट्रांजैक्शन हुई हो, ऐसे जो बैंक अकाउंट हो उसमें बिल्कुल कम ट्रांजैक्शन हो रही हो या ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रही हो, बिल्कुल वो इनएक्टिव पड़े हो, बिल्कुल ना तो कोई ट्रांजैक्शन हो रही है
एकदम पड़े हैं, कभी कभार साल में या महीने में 1,000-500 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई तो हुई, ज़्यादातर ये इनएक्टिव ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे अकाउंट को क्या कहा जाता है? तो ऐसे बैंक अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, म्यूल का मतलब होता है खच्चर। और ऐसी बैंक अकाउंट जो बिल्कुल अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से एकदम असक्रिय पड़े हो, इनएक्टिव पड़े हो, जिसमें ट्रांजेक्शन बहुत ही कम होती हो, ऐसे बैंक अकाउंट को म्यूल बैंक अकाउंट कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। म्यूल बैंक अकाउंट क्या हो? जो इनएक्टिव पड़े हो, जिसमें ट्रांजेक्शन कम होती हो, उसे कहा जाता है म्यूल बैंक अकाउंट। अब इसमें क्या किया जाता है? कुछ कुछ लोग होते हैं वो फ्रॉड करते हैं। जैसे कि आपका अकाउंट है, आपने सुना होगा, वहाँ से किसी ने ऑनलाइन पैसे निकाल लिए। ठीक है, आपको कोई भी बहाना दे के कि भाई आपका कोई सामान आ चुका है, आप पैसे कर दो, तो आपका सामान है वहाँ से भेज देंगे, या OTP मांगे, या किसी भी तरीके से आपके अकाउंट से पैसे किसी व्यक्ति ने निकाल लिए। और ये निकाल के पैसे क्या कर दी? ये जो म्यूल अकाउंट थे, ये जैसे कि ये म्यूल अकाउंट मेरा है मेरा ये मेरा अकाउंट म्यूल अकाउंट है। मेरे को बोला कि मेरे पास ₹1,00,000 हैं, मैं ₹1,00,000 तेरे अकाउंट में डाल देता हूँ, तेरे को उसमें से 10,000 रुपये दे दूंगा, तो तू मेरे ये जो है ना, मेरे जो पैसे ₹1,00,000 ये तेरे अकाउंट में रख ले और 2 दिन बाद में मेरे को वापस कर देना। तो मैं कहा ठीक है भाई, मेरे को तो फ्री में 10,000 रुपये मिल रहे। तो ये जो मेरा म्यूल अकाउंट था, जो अस्थायी अकाउंट था, इसका यूज इस व्यक्ति ने, जो फ्रॉड व्यक्ति था, अपनी फ्रॉड की मनी को उपयोग में लेने के लिए, इसे वाइड करने के लिए इस म्यूल अकाउंट का यूज किया। 2 दिन बाद में उसने पैसे निकाल लिए, मेरे को 10,000 रुपये मिल गए। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान उस व्यक्ति का हुआ जिसके अकाउंट से ये पैसे निकाले गए थे। तो कुल मिला के फ्रॉड करने के लिए लोग क्या करते हैं? बैंक में जहां अस्थायी रूप से टेम्परेरी अकाउंट पड़े रहते हैं, उनका उपयोग करते हैं। उसकी जो जिसका भी वो अकाउंट होता है, उसको 5-10 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं, या फिर कोई और बहाना करके उसका अकाउंट यूज कर लिया जाता है। उस अकाउंट के माध्यम से पैसे का हेर फेर किया जाता है या लेन देन की जाती है। उसे एक तो ब्लैक जो मनी होती है उसको वाइट करने में भी उपयोग किया जाता है, और दूसरा उस पैसों का उपयोग है वो फर्जीवाड़ा करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए भी किया जा सकता है। अब जब RBI है ना, नेक्स्ट टाइम RBI को या पुलिस जांच करेगी, भाई ये फर्जीवाड़ा किसने किया है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। तो ये धोखाधड़ी, ये फ्रॉड है, वो म्यूल अकाउंट के द्वारा हुआ था। तो RBI उस जो इनोसेंट आदमी, जिसका ओनली अकाउंट यूज हुआ था, उसको जाके पकड़ेगी। तो आप याद रखना, अगर कोई आपके परिवार या किसी भी व्यक्ति के, ऐसा कोई व्यक्ति आके बोले कि आपके अकाउंट में मैं पैसे डलवा देता हूँ, आप मना कर देना, नहीं भाई हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डालने, आप अपने अकाउंट में पैसे डालो। ये फर्जीवाड़ा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़े अभी देखने को मिल रहे हैं। इसमें इस प्रकार से ये जो फर्जी अकाउंट पड़े होते हैं, एकदम इनएक्टिव अकाउंट पड़े, इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो आपको म्यूल अकाउंट तो समझ में आ गए होंगे। जो अस्थायी अकाउंट होते हैं उसे म्यूल अकाउंट कहा जाता है। किस प्रकार से इसमें फ्रॉड होते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन को करने में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए इन अकाउंट का यूज किया जाता है, ताकि ट्रांजेक्शन हो वो सीमलेस हो और वो पकड़े ना जाए। ठीक है, इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए RBI ने क्या किया है, RBI ने एक AI टूल बनाया है, जिसका है नाम है म्यूल हंटर। म्यूल यानी जो म्यूल अकाउंट है, हंटर इसे मारने के लिए AI, म्यूल हंटर AI टूल है। ठीक है, इसके उपयोग से क्या किया जाएगा, ये जो टूल है ना, म्यूल हंटर AI टूल है, वो ऐसे अकाउंट को छांटेगा। ये जैसे कि मेरा अकाउंट है, म्यूल अकाउंट है, दूसरा और म्यूल अकाउंट है। इस अकाउंट में अगर कोई पैसे भेजता है, वैसे इसमें कोई ट्रांजेक्शन था नहीं, इनएक्टिव पड़ा था, किसी ने अचानक 10 लाख रुपए इस अकाउंट में भेज दिए, तो ये टूल क्या करेगा, इस अकाउंट को आइडेंटिफाई करेगा। उसको जैसे ही पता चलेगा इस अकाउंट में 10 लाख रुपए आएगा, ये क्या कर देगा, इस अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। इस अकाउंट में लिमिट लगा देगा कि इस अकाउंट से आप है वो एक दिन में 10,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हो, या 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, महीने में 30,000 से ज़्यादा नहीं निकालते हो। इस प्रकार की इस अकाउंट पे लिमिट लगा देगा, जिससे क्या होगा, अगर कोई फर्जीवाड़ा करेगा या फ्रॉड करेगा, वो इस अकाउंट में पैसे तो भेज देगा बट वो निकाल नहीं पाएगा, तो वो पकड़ा जाएगा। क्योंकि अगर वो उसने पैसे भेज दिए, वो मेरे म्यूल अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रहा है, तो मैं उसका कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। या पुलिस आके मेरे को पूछेगी भाई आपके अकाउंट का मिसयूज हुआ है, मैं बोल दूंगा हाँ हुआ है, इसमें पैसे पड़े निकाल लो। तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो मेरे अकाउंट से निकाल के उस व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। इस प्रकार से RBI है वो म्यूल हंटर AI टूल के माध्यम से फ्रॉड को रोक सकता है। तो डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए इस प्रकार का ये टूल बनाया गया है। तो ये AI मॉडल पर आधारित है, जो वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो खच्चर बैंक के खाते होते हैं, जो म्यूल खाते होते हैं, उसका पता लगाया जाता है, और उसमें जो ट्रांजेक्शन होती है उस पर लिमिट लगा दी जाती है। इसको किसने डेवलप किया है, RBI की एक कंपनी है, RBI इनोवेशन हब, RBI ठीक है, रिजर्व
बैंक की कंपनी है जिसका नाम है आरबीआई इनोवेशन हब। आरबीआई इनोवेशन हब, ये इस कंपनी का नाम, इसके द्वारा विकसित किया गया है। इसमें सार्वजनिक खाते होते हैं जिनके माध्यम से परीक्षण होता है, वो भी किया गया। अभी कुछ टेस्ट किया, कुछ बैंक थी उनमें ये टेस्ट भी किया गया और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। इस प्रकार से फ्रॉड हम देख चुके हैं। ठीक है, यही था। लाभ क्या होगा, जो म्यूल अकाउंट है उसकी पहचान की जाएगी, वास्तविक समय में निगरानी होगी। वास्तविक समय मतलब तुरंत पता चल जाएगा, जैसे आपने उसमें 10 लाख रुपए किए, अगर ये म्यूल अकाउंट है, इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, लिमिट लगा दी जाएगी, तो तुरंत पता चल जाएगा कि इसका मिसयूज हो रहा है। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स किया जाएगा, जो सहयोग थे उनके बीच में सहयोग किया जाएगा। इस प्रकार से है वो रोका जा सकता है। डिजिटल फ्रॉड है, उनको रोकने में काफ़ी ज़्यादा ये मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, म्यूल अकाउंट को हम देख चुके हैं। ठीक है, खच्चर अकाउंट कैसे होता है, किस प्रकार से इसका उपयोग है, वो सारी चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, इसको जरूर देखो। म्यूल हंटर एआई के संबंध में निम्नलिखित जो कथन है, ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट है, उन पर आप विचार करो। क्या है फॉलोइंग स्टेटमेंट? क्या है? पहली स्टेटमेंट है, यह एक एआई मॉडल है जो वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मूल बैंक के खातों का पता लगाने में, मतलब ये एक एआई टूल है जो वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए मूल बैंक खाते उनका उपयोग किया जाता है, उसका पता लगाने में सक्षम है। पहला पॉइंट क्या सही है, एक बार ध्यान से याद करो। दूसरा क्या है, इसे सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा, इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है। क्या ये सही है? तीसरा क्या है, इस टूल का सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों में सफल पायलट परीक्षण किया गया है। याद करो, परीक्षण किया गया सार्वजनिक बैंक में, पहला पॉइंट। ये तीसरा सही है। दूसरा क्या है, एआई टूल है, दूसरा सही है। तीसरा ये बीच वाला गलत है। इसका मतलब क्या है, 2 को हटा दो, ये नहीं है ये नहीं है, 1 और 3 सी सही है। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा आंसर मिल चुका, सी सही है, हम ऑलरेडी देख चुके। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स। यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स, यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स एंड सीडी, नारकोटिक्स ड्रग्स पर यूएन का जो कमीशन है उसका अभी सेशन है 68, 68वां सेशन आयोजित किया जा रहा है। और ये 68वां सेशन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। यूएन की जो नारकोटिक्स ड्रग्स है उसका कमीशन है, ठीक है, उसका 68वां सेशन है, वो भारत में आयोजित किया जा रहा है। और भारत में ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। मतलब यूएन का जो नारकोटिक्स ड्रग्स है उसके 68 सेशन हो चुके हैं और भारत में ओनली पहली बार ये आयोजित किया जा रहा है। मतलब भारत की क्या तवज्जो थी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अच्छी बात है यार, पहली बार ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। बात करते हैं नारकोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड, अभी भारत में ये आयोजित किया जा रहा है तो भारत के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, फ़ायदे की बात देख लेते हैं। भारत में इसका क्या महत्व है। भारत की एक बार लोकेशन देखो, ये रहा भारत ये हमारा है इंडिया। ठीक है, इधर क्या है, ये गोल्डन क्रेसेंट है, इधर क्या है, ये गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन क्रेसेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 देश है, कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। यहाँ पर ड्रग्स बहुत ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, ड्रग्स का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है इन देशों में। और गोल्डन ट्रायंगल में 4 देश है। देखो ट्रायंगल में वैसे 3 होने चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे 4 देश है। तो कौन कौन से? एक है वियतनाम, दूसरा है लाओस, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है बर्मा या म्यांमार। तो गवर्नमेंट, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है उसमें 4 देश है, ये गोल्डन क्रेसेंट है इसमें 3 देश है। यहाँ पर ड्रग्स बहुत ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, ड्रग्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब इन दोनों के बीच में पड़ता है भारत, तो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक है, क्योंकि इधर से भी ड्रग्स आएगा, इधर से भी ड्रग्स आएगा। नुकसान किसको होगा? भारत को। तो ये जो अभी है ना भारत में आयोजित हो रहा है इसका सम्मेलन, ये भारत के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भारत है वो ड्रग्स को रोकने में काफ़ी अच्छे है, इसके माध्यम से कदम उठा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, है ना, संयुक्त राष्ट्र कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, मादक द्रव्यों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग क्या काम करता है? ये नशीली दवाओं से संबंधित जो मामले होते हैं उसके लिए नीति निर्धारण करने की काम करता है, उसके लिए नीति निर्धारण बनाता है, पॉलिसी बनानी होती है, उसके लिए काम करने का जो काम करता है वो इसके द्वारा किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स क्या कार्य करता है? नशीली दवाइयाँ होती हैं उनकी देख रेख करना, उनके लिए पॉलिसी बनाने का काम करता है। 68वां सेशन अभी आयोजित हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है, और भारत में ये पहली बार आयोजित हो रहा है। भारत में ये पहली बार आयोजित हो रहा है। मेंबर कितने होते हैं?
मेंबर होते हैं 53। किसके द्वारा ये मेंबर तय किए जाते हैं? ये इकोसोस के द्वारा, इकोसोस के द्वारा, इकोसोस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसके द्वारा ये मेंबर होते हैं, उनको इलेक्टेड किया जाता है। स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। जो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इकोसोस, इसकी सिफारिश पर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स UNCNDC के बारे में, ठीक है, UNCND के बारे में बात कर रहे हैं। अभी इसका 68वां सेशन आयोजित हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। भारत में ये पहली बार आयोजन इसका हो रहा है। हमने गोल्डन ट्राइंगल के बारे में बात करी, गोल्डन क्रेसेंट के बारे में बात करी। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब इसका ओरिजिन कब हुआ था? इसका ओरिजिन 1946 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इकोसोस, उसने एक रेजुलेशन पारित किया था, उसकी सिफारिश के आधार पर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। मेंबर कितने हैं इसके? इसके मेंबर है 53, 43 इसके मेंबर हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं इकोसोस के द्वारा। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होते हैं, इसके द्वारा ये मेंबर चुने जाते हैं। कार्य क्या करता है? कार्य वही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नीति बनाना, दवाई से संबंधित जो ये ड्रग्स होते हैं इनसे संबंधित नीति बनाना, इन नीतियों की निगरानी करना, संतुलित नीतियां बनाना, अदर जो स्टेट है उनको समर्थन प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें हैं वो इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, काम समझ में आ गई है ना, ये सारी बातें। और इससे संबंधित एक और इसका काम है कि जो ड्रग्स होते हैं ना उससे रिलेटेड 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन बनाए। ड्रग्स से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे 3 कन्वेंशन बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 कन्वेंशन है? पहला नारकोटिक्स ड्रग्स पर 1961 का कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स। कब हुआ था ये? 1961 में, 1961 का नारकोटिक्स ड्रग्स पर कन्वेंशन पहला। दूसरा है साइकोट्रोपिक पदार्थों पर 1971 का कन्वेंशन, और तीसरा है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थों पर जो कन्वेंशन है ये 1988 का। 1988 का नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थों का कन्वेंशन, फिर साइकोट्रोपिक पदार्थों पर 1971 का कन्वेंशन और नारकोटिक्स ड्रग्स पर 1961 का कन्वेंशन। ये 3 कन्वेंशन है, याद रखना। 1961 का 1961 का सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड ये 1972 में अमेंडमेंट किया गया, तो नारकोटिक्स ड्रग कन्वेंशन है ये 1961 का। फिर 1971 का साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पर कन्वेंशन और 1988 का यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक, जो अवैध तस्करी होती है नारकोटिक्स ड्रग का, उसके खिलाफ जो कन्वेंशन हुआ था ये 1988 में हुआ था। इन तीनों कन्वेंशन के तहत जो भी ड्रग्स आता है, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स आते हैं, वो किस कन्वेंशन में आएगा? नारकोटिक्स के अंतर्गत आएगा, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंतर्गत आएगा, या नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंतर्गत आएगा? कौन से कन्वेंशन के अंदर आएगा? ये काम है, ये किसका है? ये UNCND का काम है। जो नारकोटिक्स ड्रग्स है कमीशन, उसका ये काम है कि वो तय करेगा कि कोई भी ड्रग्स इन तीनों कन्वेंशनों में से किसके अंतर्गत आएगा। स्थापना 1946 में हुई थी, इकोसोस की सिफारिश पे हुई थी। ठीक है, ये बात ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, मेंबर 53 होते हैं, इसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। भारत में ये पहली बार आयोजित हो रहा है और भारत की जो वैश्विक मंच है उस पर ये भूमिका बढ़ाएगा, नेतृत्व की, लीडरशिप की भूमिका बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। अब यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? न्यूयॉर्क, वियना, ब्रुसेल। इसको आंसर देने की जरूर कोशिश करना, इजी सा है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा ही वैसे, पर एक बार कोशिश जरूर करना। ये पूरा आर्टिकल था हमारा यूएन कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स पे। ठीक है, कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल किससे संबंधित है? अरविंद पनगाड़िया जी, ये फाइनेंस कमीशन के मेंबर है। इन्होंने क्या कहा है? ये जो सेस और सरचार्ज होता है ना, इससे संबंधित जो मुद्दा है वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ये तो इन्होंने कह दिया, हम देखेंगे सेस और सरचार्ज का मुद्दा क्या है। देखो, अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, IT इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा आया? GST है। GST ये इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया, जो कि डायरेक्ट नहीं लगता, वस्तुओं पे लगता है ना, डायरेक्ट नहीं लगेगा, वस्तुओं पे लगेगा, सब पे समान मात्रा में लगता है। दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें आता है इनकम टैक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके पास जितनी इनकम है उसके आधार पे लगेगा। इनकम टैक्स में आता है, ये इनकम टैक्स देख लो, उसमें अलग अलग प्रकार की स्लैब होती है, जितनी आपकी इनकम है उस आधार पे आप पे टैक्स लगेगा। यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये है इनकम टैक्स, ये स्लैब रेट है। अगर आपकी स्लैब 5 करोड़ की इनकम है तो उस पर अलग टैक्स होगा, 5 लाख की है तो उस पर अलग टैक्स लगेगा। तो स्लैब के अकॉर्डिंग आप पर टैक्स लगेगा सब पर, वो टैक्स के अकॉर्डिंग लगेगा। आपकी इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, इनकम के अकॉर्डिंग लगेगा। जीएसटी तो बिना इनकम के है, बिना जीएसटी तो सब पे लगती है। चाहे इनकी इनकम 1 रुपया भी है, आप 1 रुपया भी महीने का कमाते हो, उससे भी कोई चीज़ लेते हो तो उससे जीएसटी लगती है, तो वो बिना इनकम के देखे रखती है। बट ये इनकम टैक्स है वो इनकम पे लगता है, कुछ फ्री भी है, लेकिन जिसकी ज़्यादा इनकम होती है उस पर ज़्यादा लगता है। इनकम टैक्स आपको समझ में आ गया। फिर बात करते हैं सेस की, और एक होता है सरचार्ज। ये क्या होते हैं? सेस का मतलब होता है आपकी जो इनकम है 1 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपये इनकम है और उस पर 100 रुपये का टैक्स लग रहा है। ये 100 रुपये का तो लगेगा ही लगेगा। गवर्नमेंट को लगा हमें काम है क्या, अपना रोड बनानी है, गवर्नमेंट को लगा रोड बनानी या स्कूल बनानी है या फिर एनवायरनमेंट को ठीक करना है या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। तो गवर्नमेंट है किसी विशेष पर्पज से, किसी स्पेसिफिक पर्पज से, किसी स्पेसिफिक उद्देश्य की वजह से एक्स्ट्रा सेस लगा सकती है। गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स पर किसी विशेष उद्देश्य से, किसी स्पेसिफिक पर्पज की वजह से 2%, 3% या अलग से कोई सेस लगा सकती है, अलग से कोई टैक्स लगा सकती है। इसे कहा जाता है सेस, उपकर। यानी कि ये टैक्स पे लगाया जाता है, एक एडिशनल टैक्स होता है जिसे स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है, विशेष पर्पज के लिए लगाया जाता है, उसे कहा जाता है सेस। सेस हमेशा विशेष पर्पज के लिए ही लगाया जाता है, इतना बात याद रखना। इनकम टैक्स तो लगेगा ही लगेगा आप पर स्पेसिफिक पर्पज के लिए इसे लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है सेस। ठीक है, ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं सरचार्ज की। ये क्या होता है सरचार्ज? सेस तो हमने देखा किसी विशेष पर्पज के लिए लगाया जाता है, बट ये जो सरचार्ज होता है ना, आपकी इनकम है 100 रुपये तो आप पे सरचार्ज है वो लगेगा नहीं, क्योंकि आप पे इनकम टैक्स 1000 रुपये है और 100 रुपये इनकम टैक्स लग गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अचानक से आपकी इनकम बढ़ के 1 करोड़ रुपये हो गई, 100 करोड़ हो गई। तो गवर्नमेंट क्या, आप तो यार बहुत कम, हमें उम्मीद थी कि आप 100 रुपये कमाओगे, बट आप कमा लिए 1 करोड़ रुपये, तो ये हमारी उम्मीद से आपने ज़्यादा कमा लिए। अब क्या करोगे? इनकम टैक्स जैसे 1000 रुपये इनकम थी आपकी, उस पर आपको 100 रुपये टैक्स देना पड़ता था, वो तो आप दोगे ही दोगे। आपकी इनकम बढ़ के होगी 1 करोड़ रुपये, तो ये जो 1 करोड़ पे इनकम टैक्स लगता था वो तो लगेगा ही लगेगा, उस पर कुछ आपको सरचार्ज भी देना होगा। तो सरचार्ज है वो अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, गवर्नमेंट को उम्मीद होती है उससे ज़्यादा इनकम बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट उस पर सरचार्ज लगा सकती है। सेस किसी विशेष पर्पज के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है, वो इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये लगता ही लगता है। सरचार्ज है वो इस आपकी इनकम है वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उस आधार पर लगता है, वो सरचार्ज होता है। तो सेस और सरचार्ज में आपको अंतर पता चल गया होगा। सेस कोई स्पेसिफिक पर्पज से लगाया जाता है, सरचार्ज नहीं। यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर है, ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ये जनरल के लिए लगाया जाता है, और यूजुअल जो टैक्स होता है वो जनरल रेवेन्यू होता है। ये जो इम्पोज किया जाता है एडिशनल टैक्स के रूप में, इसे भी जो पुराना टैक्स है उसके ऊपर लगाया जाता है, बट इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर ये किस में जाता है? आपके जो पैसे हैं ना इनकम टैक्स के रूप में जमा करोगे वो जाते हैं कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में ये जमा होते हैं। तो सेस भी इसमें जमा होगा, सेस भी, और सरचार्ज भी इसमें जमा होगा, इनकम टैक्स भी इस कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में जमा होगा। ठीक है, ये तीनों इनकम है वो CFI में जमा होगी, तो सेस भी इसमें जमा होगा, सरचार्ज भी इसमें जमा होगा, और यूजुअल टैक्स है वो भी इसमें जमा होगा। बट ये जो सेस है ना, इसका उपयोग आप स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही करोगे। आपने बोला था एनवायरनमेंट में इसका यूज़ करोगे तो वहीं यूज़ करोगे, आपने बोला तो रोड के लिए यूज़ करेंगे तो वहीं इसका यूज़ करना, और कहीं यूज़ नहीं कर सकते हो। इससे सरचार्ज का उपयोग कहीं भी कर सकते हो, और यूजुअल टैक्स का तो आप उपयोग कर ही सकते हो। क्या ये राज्यों के साथ शेयर होगा? हम आगे मुद्दा भी देखेंगे, तो अभी यहाँ पे समझ लो, सेस राज्यों के साथ शेयर नहीं होगा, सरचार्ज भी राज्यों के साथ शेयर नहीं होगा, यूजुअल टैक्स है वो शेयर करना पड़ेगा। एलिमिनेट एक उपयोग है, आपने बोला था रोड के लिए खर्च करेंगे, रोड के लिए जितनी आवश्यकता थी उतने खर्च कर लिया, बढ़ा हुआ शेष आपको एलिमिनेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, लेकिन हालांकि करते नहीं, बट वो कर सकते हो। इसमें एलिमिनेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं, और ये तो सिस्टम वही है। फिर कहाँ का हो सकता है? एजुकेशन हो सकता है, रोड हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये इनकम पर होता है, ये भी इनकम पर होता है। अब मुद्दा क्या है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, मुद्दा क्या है उस पर आ जाते हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? गवर्नमेंट लेके आई थी GST, सेंट्रल गवर्नमेंट। तब स्टेट गवर्नमेंट से वादा किया था हम आपका जो टैक्स है ना, टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू, स्टेट का जो रेवेन्यू होता है उसे बढ़ाने में हम आपकी हेल्प करेंगे।
तो अभी ये जीएसटी के पैसे कहाँ जाते हैं? ये जीएसटी देखो, ऊपर है सेंटर, ये मान लो सेंटर है, ये नीचे स्टेट है, यहाँ से आई जीएसटी से पैसे आए, जीएसटी से पैसे आए, ये सेंटर के पास में जाएंगे, ठीक है। सेंटर फिर राज्यों के बीच में बांटेगा, 41% राज्यों को दे देगा, किसके अकॉर्डिंग? फाइनेंस कमीशन बनेगा, वो जितना कहेगा उस अकॉर्डिंग राज्यों को दे दिया जाएगा। अभी फाइनेंस कमीशन ने कहा है 41% आप राज्यों को दे दो, तो 41% राज्यों को दे देंगे, 59% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। ये किसकी बात कर रहे हैं? जीएसटी और इनकम टैक्स की। जीएसटी और इनकम टैक्स के माध्यम से जो भी पैसे आए वो डिवाइड हो रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग? फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। फाइनेंस कमीशन ने जो भी बातें कही थी उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यानी कि सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सारे टैक्स को, जीएसटी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है, इनकम टैक्स है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता था, ठीक है। आप इनकम टैक्स जो जमा करवाते हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो इनकम टैक्स आता है, जो जीएसटी आती है, उसके माध्यम से डिवाइड किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है? ये फाइनेंस कमीशन होता है, वो अपनी जो सिफारिशें देते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। तो अभी फाइनेंस कमीशन ने कहा हुआ है कि 41% आप राज्यों को दे दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 41% राज्यों को दे देते हैं। बट अभी दिक्कत क्या आई है? राज्यों ने कहा है कि देखो जीएसटी पहले अलग था, ठीक है, जीएसटी था नहीं, तब हमारे पास में अच्छे खासे पैसे आ जाते थे, तो हम है वो केंद्र पे निर्भर थे नहीं। बट जीएसटी आने से क्या हुआ? हमारे पास पैसे कम आ रहे हैं। हमें उम्मीद थी जीएसटी बढ़ेगा तो राज्यों के पास में पैसे है वो ज़्यादा आएंगे, बट जीएसटी इतना बढ़ा नहीं, तो हमारे पास पैसे कम आ रहे हैं, ठीक है। हम रेवेन्यू के लिए हैं वो केंद्र सरकार के मोहताज हो रहे हैं। हम बार बार उन पर जाके बोलते हैं, केंद्र सरकार के सामने बोलते हैं, भीख मांगते हैं, यार भाई साहब पैसे दे दो यार, ठीक है यार पैसे दे दो, ऐसे क्या कर रहे हो? तो केंद्र सरकार क्या करती है? मना कर देती है, हमारी मर्जी नहीं है, हम नहीं देंगे। या फिर है ना, बीजेपी की सरकार है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गुस्सा मत मानना, बीजेपी की सरकार, बीजेपी वालों ने बोला गुजरात में तो हमारी गवर्नमेंट है तो मैं गुजरात वालों को तो दे दूंगा, मध्य प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट है तो मध्य प्रदेश वालों को दे दूँ, बट मैं को नहीं दूँ कर्नाटक वालों ने नहीं दूँ। क्यों? वहाँ तो कांग्रेस की है। तो ये जो है ना, जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, एग्जाम्पल के लिए सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है, दोनों अगर सेम है तो वहाँ तो मिल जाएगा, बट जहाँ अलग अलग गवर्नमेंट है उनको आपको मोहताज रहना पड़ेगा। ये राज्यों का कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, राज्य ऐसे कह रहे हैं, हम केंद्र पे निर्भर रह रहे हैं, हमारे पैसों के लिए है ना, हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम बार बार जाके राज्य केंद्र के सामने भीख मांगते हैं, हमें पैसे दे दो, पर वो पैसे हमारे ही है, क्योंकि हमारे पास में अगर जीएसटी नहीं होती तो हमारे पास पैसे आ जाते, हम केंद्र के पास में जाके भीख नहीं मांगते। बट अब तो जीएसटी तो आपने लगा दी है, जीएसटी के पैसे भी आपके पास में आता है, इनकम टैक्स भी आपके पास में आता है, वो आप सही से देते नहीं हो। ये तो मुद्दा चल ही रहा था। अभी मुद्दा क्या हुआ है, ये राज्य है ना वो कह रहे हैं ये सेस है और ये सरचार्ज है, ठीक है, सेस और सरचार्ज है, इनमें से भी पैसे हमको दो। पहले तो आप वो डिवाइड करते ही थे, बट ये सेस और सरचार्ज है वो केंद्र के पास ही जाता है, इसमें से केंद्र है वो राज्यों को एक बूटी कोड़ी भी नहीं देता है, 1 रुपया भी नहीं देता है, वो अपने पास रहता है, मौज काटता है। हम तो सो जाते हैं, मोदी जी घूमने चलता है, मौज करता है, वो देता नहीं है इसको, राज्यों को देता नहीं। इससे राज्य नाराज हो जाते हैं कि भाई यार आपके पास में ऑलरेडी बहुत पैसे आ रहे हैं, आपके पास में जीएसटी इनकम टैक्स के थ्रू आ रहे पैसे, उसमें से ओनली 41 रुपये हम दे रहे हो, 59 रुपये वो आप अपने पास रख रहे हो, 60 रुपये समथिंग आप अपने पास रख रहे हो, फिर भी आपके पास में सेस और सरचार्ज के भी पैसे आ जाते हैं। इनको अभी अब आप कहाँ उपयोग कर रहे हो हमें क्या पता है। अब आपको बोला कि हमें एजुकेशन सेस चाहिए, वो एजुकेशन में किया उपयोग नहीं किया वो हमें थोड़ी पता चलेगा, तो आप तो मौज काट रहे हो, हम बेचारे भुगत रहे हैं, हमें भी पैसे चाहिए। ये मुद्दा चल रहा है कि राज्य बार बार मांग कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन के सामने कि केंद्र सरकार है वो सेस और सरचार्ज के पैसे हमें क्यों नहीं दे रही है, हमें पैसे देने हैं। अब संविधान में प्रोविजन देखेंगे कि संविधान क्या कहता है सेस और सरचार्ज के बारे में, वो थोड़ा देख लेंगे। सेस समझ में आ गया होगा आपको, सरचार्ज समझ में आ गया होगा। सेस विशेष प्रयोजन के लिए होता है, सरचार्ज इनकम पर होता है। ये दोनों केंद्र है वो राज्यों के साथ शेयर नहीं करते। मुद्दा क्या है, राज्य कहते हैं कि हमें हमारे साथ बांटो, हम आप पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम स्कीम चला नहीं पाएंगे, इस प्रकार का मुद्दा चल रहा है। अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। संविधान में क्या है, संविधान में इसके बारे में बात करिए आर्टिकल 270 में और आर्टिकल 271 में। आर्टिकल 270 कहता है कि केंद्र सरकार है वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए टैक्स पर एक्स्ट्रा टैक्स ले सकता है, जितना टैक्स है उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा सकता है, जिसे कहा जाएगा उपकर, जिसे क्या कहा जाएगा, उपकर या सेस कहा जाएगा। केंद्र सरकार है आर्टिकल 270 के अकॉर्डिंग टैक्स पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकता है, जिसे उपकर या सेस कहा जाएगा, ठीक है। 271 के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार है
वो इनकम बढ़ने पर उस पर कुछ उपकर के साथ साथ में अधिभार भी लगा सकती है। एक हो गया उपकर जिसे सेस कहा जाता है, अधिभार मतलब होता है सरचार्ज, तो कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज भी लगा सकती है। आर्टिकल 271 कहता है सरचार्ज लगाओ, आर्टिकल 270 कहता है शेष लगाओ। तो शेष यानी सरचार्ज, शेष का मतलब होता है 270 और सरचार्ज मतलब 271, दोनों चीजें समझ आ गई। उपकर मतलब 270 और अधिभार हो गया 271, दोनों चीजें ये हो गई। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। जाती कहाँ है? ये संचित निधि में, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में ये जाती है। इतनी बात को भी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या ये केंद्र सरकार है वो राज्य के साथ शेयर करेगी? यहाँ पे देखो लिखा है स्पष्ट, शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा संविधान ही मना कर देता है कि केंद्र सरकार को शेष और सरचार्ज को राज्यों के साथ में शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। वो मन चाहे वो वैसे यूज कर सकती है, दारू पियो मौज काटो, जैसे चाहे वैसे यूज करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे संविधान 270 271 याद रखना, नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर करने की, तो ये बातें सारी याद रखना। याद रखोगे ना? ठीक है भाई, रख लेना। ठीक है जी। अब है उपकर और अधिकार के बीच में समानता। उपकर अधिकार दोनों ही केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। दोनों ही समेकित निधि कंसोलिडेशन फंड में जमा होते हैं, ठीक है। राज्यों के साथ में दोनों को साझा नहीं करना पड़ता, शेयर नहीं करना पड़ता, ठीक है। दोनों ही कंसोलिडेशन फंड में जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम देख चुके हैं। राज्यों को इसका लाभ नहीं मिलता, केंद्र सरकार मन चाहे इसका यूज कर सकती है। आ गया क्वेश्चन, देख लो क्या कहता है क्वेश्चन। अधिभार यानी कि सरचार्ज is a tax on tax imposed for the purpose of the charging authority and may not necessarily limit to specific purpose। अधिभार कर पर कर लगाने वाला है, प्राधिकरण के उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है। ये आवश्यक रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य तक सीमित नहीं है, विशिष्ट उद्देश्य तक सीमित नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये है, अ सेस में बी नेचर ऑफ टैक्स और फ्री टू इम्पोज स्पेसिफिक पर्पज एज आइडेंटिफाई चार्जिंग द लेजिस्लेशन। ये उपकर शुल्क प्रकृति का हो सकता है, ये विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जा सकता है जैसा कानून में बताया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा क्या कहता है, सरचार्ज डेल्ट विथ अंडर आर्टिकल 270, ये 270 के अंतर्गत अधिभार आता है और यहाँ पे बात हो रही है शेष की, जो कोई 271 में आ रहा है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक उद्देश्य की जरूरत नहीं है अधिभार के लिए, ठीक है। सरचार्ज के लिए, शेष के लिए उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, सही है। ये जो 270 है ना, ये शेष के बारे में बात करता है, 271 है वो सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दोनों उल्टे सुल्टे कर दिए तो हमारे दो कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। पहला और दूसरा समझ में आ गया, पहला दूसरा भी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। किससे संबंधित है नेक्स्ट आर्टिकल? नेक्स्ट आर्टिकल है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से संबंधित। माधव गडगिल जी है, इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है इकोलॉजी के फील्ड में, इन्होंने अच्छा काम किया था, इसके लिए ये चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। कुछ दिन पहले हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, फिर से देख लेते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम में यूनेप के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किसको मिला है? माधव गडगिल जी को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने इकोलॉजी के फील्ड में अच्छा काम किया है। हमारा जो वेस्टर्न हॉटस्पॉट है ना, वेस्टर्न घाट का हॉटस्पॉट, उसके लिए इन्होंने अच्छा काम किया है, इसके लिए ये अवार्ड इनको मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की स्थापना 2005 में की गई थी। यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। एनवायरमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। किनको दिया जाता है? जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा काम करते हैं, हर साल दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन है, प्रकृति है, जैव विविधता की हानि है, प्रदूषण है, अपशिष्ट के लिए संग्रहण है, ये सारी चीज़ें जो करता है, अच्छा काम करता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस्टेब्लिश 2005 में हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर अवार्ड है, किनके द्वारा दिया जाता है? यूनेप के द्वारा दिया जाता है। अलग अलग कामों के लिए दिया जाता है, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन दोनों को दिया जाता है। और काम क्या क्या है, उन सारी कामों के लिए दिया जाता है, ठीक है जी। ये देख लो, जो अच्छी नीति बनाएगा, पॉलिसी, प्रेरणा कार्य, उद्यमशीलता, इन सब चीज़ों के लिए अवार्ड दिया जाता है। मोदी जी को भी ये अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि मोदी जी ने सोलर अलायंस में अच्छा काम किया था और जो पॉल्यूशन है उनको एलिमिनेट करने में अच्छा काम किया, तो मोदी जी को भी ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है जी। ये बात है। गडगिल जी को क्यों नहीं दिया है? इन्होंने पश्चिम घाट की जो हॉटस्पॉट है उसमें अच्छा काम किया है। इन्होंने क्या किया, कहा था, ये जो वेस्टर्न घाट है उसको कंजर्व करने के लिए इन्होंने इस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करने की बात की थी। ये जो पूरा एरिया है वेस्टर्न घाट का, इसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित करने की बात की थी। पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित कर दो, ESZ1
2 और 3 घोषित कर दो, उसमें कुछ में लिमिटेड रखो, कुछ में नहीं रखो। साथ में इन्होंने बॉटम टू अप अप्रोच को अपनाने की बात की थी। वेस्टर्न घाट को कंजर्व करने के लिए वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी की भी बात इन्होंने करी थी। तो ये काफ़ी अच्छे काम किए गए थे। फिर अन्य जो यूनाइटेड नेशंस है उनकी और कौन सी बॉडीज है, ठीक है। एक है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप है, जिसे 1972 में स्थापित किया गया था, जो एनवायरनमेंट को देखती है। फिर कौन सी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, ये जो अपना डेजर्ट बन जाते हैं रेगिस्तान, उससे लड़ने के लिए, मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए एक भी यूएन की बॉडी है, जिसे 1994 में स्थापित किया गया था, ये भी इसके लिए काम करती है। फिर नैरोबी कन्वेंशन हुआ था, जहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए भी एक कन्वेंशन हुई थी 1992 में, जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काम करती है। फिर UNFCCC ये भी बनाया गया था, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट आता है, ठीक है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी स्थापित किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, ठीक है। किनको मिला था ये वर्ड, माधव गडगिल जी को मिला था, ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है PM पोषण स्कीम के बारे में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ गए थे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसकी वजह से, इस वजह से PM पोषण स्कीम है वो सुर्खियों में। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब PM पोषण स्कीम के बारे में देख लेते हैं क्या किया जाता है। सबसे पहले ये एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये चीज़ याद रखना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहला पॉइंट, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पहला पॉइंट याद रखोगे, ठीक है, याद रखना। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम याद रखना। सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है, स्पॉन्सर्ड है, सेंटर ओनली स्पॉन्सर करती है, पैसे राज्य और सेंटर दोनों दे सकते हैं। क्या किया जाता है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्लास 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। एम क्या है, स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े और उनको खाना प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, ये इसका एम है। ये जो इससे पहले स्कीम थी वो मिड डे मील स्कीम थी, इसके नाम से जानी जाती है, जिसे अभी PM पोषण स्कीम के नाम से जाना जा रहा है। फीचर क्या है, फीचर वही खाना प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये है इसके फीचर। पहले देख लो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पहला पॉइंट एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, दूसरा एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, दूसरा पॉइंट, तीसरा 1 से 8 तक के बच्चों को खाना प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर इसका नाम क्या था, मिड डे मील स्कीम इसका नाम था, चेंज करके PM पोषण कर दिया गया, ठीक है। उद्देश्य क्या है, दो उद्देश्य, सबसे बड़े 2 चैलेंज है उनको दूर करना, ये उद्देश्य भी याद रखना। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य, 2 सबसे बड़े जो चैलेंज है उनको दूर करना। कौन कौन से चैलेंज है, भूख को और शिक्षा की जो कमी है, इसके जो चैलेंज है उनको दूर करना। तो भूख और शिक्षा की कमी है वो स्कूल में पोषण दे के ये कमी दूर करने का काम करता है। इसके लिए प्राथमिक के लिए कैलोरी दी जाती है 450 ग्राम, प्रोटीन 12 ग्राम, 700 प्रोटीन और 20 ग्राम है वो उच्च प्राथमिक के लिए दिया जाता है। 5वीं से 8वीं के लिए ये है, पहली से 5वीं तक के लिए। तो इतना थोड़ा बहुत डेटा भी याद रखना। सरकारी और सरकारी सहायता, एक तो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें ये पैसे दिए, पोषण दिया जाता है, और कुछ ऐसी स्कूल होती है जिसे गवर्नमेंट है वो सहायता करने का काम करती है, उसमें भी ये स्कीम चलाई जा रही है, ठीक है। उद्देश्य वही है, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित हो, उनकी गतिविधियां बढ़े स्कूल में, और वो जो भूखमरी है उनमें पोषण की कमी है, वो सारे पोषक तत्वों की कमी है वो भी प्रोवाइड किए जा सके, इसके लिए स्कीम काम करती है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इसको जरूर एक बार आप एड्रेस करना, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म के बारे में। तो अभी इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म में जो IT मिनिस्ट्री है इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इससे रिलेटेड है। क्या करेगी ये स्कीम, ये जो फॉर्म है इसके अंतर्गत सुरक्षित, समावेशी और ये डिजिटल पारितंत्र है ना उसको सुरक्षित बनाया जाए। मतलब हमें जो इंटरनेट यूज़ करते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है, ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं, लोगों को ऑनलाइन पे इतना भरोसा नहीं है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते हो, आप ऑनलाइन सर्चिंग करने से डरते हो, आपका डेटा लीकेज की दिक्कत आपको दिखती है, आपके डेटा का मिसयूज हो जाता है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आपने देखा होगा इंटरनेट पे बुलिंग होता है, कई लोगों की जान इस वजह से चली जाती है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से उन लोगों को बुली किया जाता है, ठीक है। कई सारी इंटरनेट के माध्यम से चैलेंज देखने को मिलते हैं। इन सारे चैलेंज को समाप्त करके, ख़त्म करके, एक जो डिजिटल जो पारितंत्रिक है, डिजिटल इकोसिस्टम है, उनको एक विश्वास योग्य बनाया जाए ताकि लोग ऑनलाइन पर भरोसा कर सके। डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र है, डिजिटल इकोसिस्टम है, उस पर भरोसा करें, इसके लिए काम करेगा।
तो उद्देश्य यही है, इंटरनेट प्रशासन के जो पहलू उनका बात करेगा, सार्थक समाज बढ़े, डिजिटल परिदृश्य है उस पर भारत का वर्चस्व बढ़े। क्या काम किया जा सकता है, ऑनलाइन वातावरण वो विश्वास योग्य हो, ठीक है, प्रौद्योगिकी का है वो देश उपयोग कर सके, उसका लाभ उठा सके, सुरक्षित और समावेशी नैतिक इंटरनेट प्रशासन की आवश्यकता हो, सिक्योर हो, इनोवेटिव हो, समावेशी हो, ठीक है, इंक्लूसिव हो, और एथिक्स, मतलब जो इंटरनेट प्रशासन है वो काफ़ी एथिकफुल भी हो, ठीक है, मॉरली हो, गलत इसका मिसयूज ना हो, जिम्मेदार एआई का भी उपयोग करने के लिए ये बात करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में, ठीक है। बहुत सारे स्टेक होल्डर इसमें साथ में आते हैं, वो सारे मिलकर काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, उससे जुड़ी हुई परियोजना ही है। देखो पहले था इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये 2005 में आया था, इसी के बेस पे 2021 में इसको लाया गया है। ये इंटरनेट गवर्नेंट जो फॉर्म है इंडिया का, वो 2005 का जो यूएन का फॉर्म है उसके अंतर्गत ही है। पहले यूएन ने लेके आई थी, उसके जैसे कि हमने देखा होगा यूनाइटेड नेशन का है ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके आधार पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाया। वैसे इंडिया ने भी इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म है, उसी के आधार पर बनाया है। और ये कब बना था, 2005 में बना, तो इंडिया वाला 2021 में बनाया। काम वही है, 2021 में स्थापित किया गया। नागरिक, सरकार, सभी लोग मिलकर इंटरनेट को सहयोगपूर्ण बनाए, डेटा है उसको सिक्योर रखने की काम करे, डिजिटल समावेशन का करे, साइबर सुरक्षा पर ध्यान रखे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जाएगी। इंडिया में 800 मिलियन लोग हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे ये डेटा बढ़ता जा रहा है। इंडिया आने वाले टाइम में पूरी वर्ल्ड को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट के सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले लोग बन सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। इंटरनेट है वो सिक्योर होना चाहिए, डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंटरनेट गवर्नेंस के अंतर्गत की जाती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए, इसको जरूर अटेंड करना। तो ये इस आज का पूरा डिस्कशन था। तो आर्टिकल आपको सारे कवर होंगे, काफ़ी अच्छे से हमने देखे थे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।